हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं फिलहाल इंडिया में और इनका जो न्यूमेरिकल नंबर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। On 1st July 2020, a new definition of micro, small and medium enterprises was given. तो 1 जुलाई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नई डेफिनेशन दी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी और मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होंगी। इन दिस डेफिनेशन both manufacturing and service enterprises are classified as MSMEs on the basis of same criteria. तो बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने सीतारमन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया एमएसएमईज को और उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है उसको अच्छे से क्लासिफाई करके एक क्राइटेरिया के ऊपर उनको क्लासिफाई किया। क्या क्राइटेरिया था वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। दिस रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज इज गिवन बिलो। तो सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होगी? When investment in a plant and machinery or equipments is up to 1 crore and annual turnover or sales is up to 5 crore, such manufacturing or service enterprises are covered in माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो उनका ये डिक्लेयर करना था कि भाई ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है वो वाली एंटरप्राइज मानी जाएंगी जिसमें मशीनरी या इक्विपमेंट 1 करोड़ तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए और उनकी सेल्स या फिर जो आउटपुट बना रहे हैं, टर्नओवर कर रहे हैं, ठीक है, वो 5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाहे वो गुड बनाए चाहे वो सर्विस बनाए, उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल एंटरप्राइज। तो स्मॉल एंटरप्राइज में ये लिमिट थोड़ी और बढ़ा दी गई। द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस which have investment in plant and machinery or equipments up to rupees 10 crore and annual turnover or sales up to 50 crore are covered in स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस वो मानी जाएंगी चाहे वो गुड्स बनाए चाहे वो सर्विसेज बनाए, उनका जो इक्विपमेंट और मशीनरी है 10 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए और सेल्स या टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनको हम स्मॉल एंटरप्राइजेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मीडियम एंटरप्राइज क्या होगी? द मैन्युफैक्चरिंग or service enterprises which have investment in plant and machinery or equipment up to 50 crore and annual turnover or sales up to rupees 250 crore are covered in medium enterprises। तो ये लिमिट अगर जो स्मॉल स्केल थी उसकी लिमिट अगर बढ़ा दी जाए, प्लांट और मशीनरी 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एनुअल टर्नओवर और सेल्स 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको हम मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लार्ज एंटरप्राइज। तो लार्ज एंटरप्राइज में ये लिमिट और ज़्यादा बढ़ जाती है। द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस enterprises which have investment in a plant and machinery or equipments exceeding 50 crore and the annual turnover exceeding 250 crore are termed as large enterprise। तो large enterprise वो है जिसके पास प्लांट या मशीनरी 50 करोड़ से ऊपर हो और जो उसकी सेल्स है या टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा हो, वट एवर मे बी द नंबर, उनको लार्ज एंटरप्राइज कहा जाएगा। और लास्टली कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दीज आर रन ईदर एज होल टाइम और पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन विद द फुल और पार्शियल हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी काम, वो इंडस्ट्रीज जो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, मगर ये काम ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स की हेल्प से करवाया जाता है। कोई लेबर बाहर से लाके नहीं करवाया जाता। कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज यूनिट्स इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे जो पैसा होता है वो कुछ लाखों में लगा होता है, ठीक है, या उससे भी कम हो सकता है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ट्रेडिशनल गुड्स विद ट्रेडिशनल टेक्निक्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज, ये ट्रेडिशनल टाइप के गुड्स, शो पीस बना दिया, कोई दरी बना दी, कोई वॉल हैंगिंग बना दिया, इस टाइप की चीज़ें ये बनाते हैं, कोई टोकरी बना दी, समझ के बाद। और ये ट्रेडिशनल चीज़ें बनाते हैं और इनकी काम करने का जो तरीका होता है वो भी ट्रेडिशनली होता है, पुराने तरीके से काम करते हैं, कोई हाई फाई या सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को इस्तेमाल नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री। कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज या विलेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाता है 5 मार्क्स 8 मार्क्स के करीब, तो इसको किस तरीके से आपने लिखना है।
Cottage industry is one which is run by an individual with the help of members of his family with very little capital. तो कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक इंसान या एक फैमिली रन करती है और कोई भी बाहर से हायर्ड लेबर या किराए का लेबर बाहर से नहीं लेके आते। जो भी लेबरर्स या काम करने वाले होते हैं वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स होते हैं और ये इंडस्ट्री या ये जो यूनिट है जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो छोटे से कैपिटल थोड़े से पैसे में ही खुल जाता है। Tiny or small or micro industries located in villages are known as village or rural industries. तो ऐसी ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो माइक्रो लेवल पे माइक्रो इंडस्ट्रीज भी इनको कहा जाता है कई जगह पे, वो विलेजेस लेवल पे खुली होती हैं, उनको रूरल इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज पावर इज नॉट यूज। ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज में बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे टोकरी बनानी है, कोई चटाई बनानी है या फिर कोई छोटा मोटा वॉल हैंगिंग बनानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिस्कल कमीशन 1949-1950, cottage industry is an industry which is run either as whole-time or part-time occupation with the full or partial help of the family, the members of the family. तो फिस्कल कमीशन जो बैठी थी 1949-50 में, उनका ये मानना है कि कॉटेज इंडस्ट्री या तो फुल टाइम चलती है या तो होल टाइम चलती है। बेसिकली होल टाइम फुल टाइम एक ही बात होता है, या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, और ये जो है जो मतलब काम है ये सारा का सारा फैमिली मेंबर की मदद से होता है, बाहर से कोई लेबर को लेके नहीं करवाया जाता। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज आर मोस्टली रन बाय आर्टिसंस इन देयर होम्स। तो जो आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं, वो अपने घर में ही ये छोटे मोटे काम करते हैं। यूज ऑफ मशीन्स इन दीज इंडस्ट्रीज इज वेरी लिमिटेड। जो हैवी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, उनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि छोटा सा काम होता है वो हाथ से ही करते रहते हैं। दीज इंडस्ट्रीज यूजुअली सेटिस्फाई लोकल नीड्स। तो ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ये कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं? जो लोकल बंदों की नीड्स हैं, जैसे चारपाई बना दी, छोटा मोटा कुर्सी बना दी कोई, या फिर आपने टोकरी बना दी, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, मोस्टली फैमिली मेंबर्स रन दीज यूनिट्स। तो फैमिली मेंबर्स ही इसमें काम करते हैं। द नंबर ऑफ हायर्ड लेबर इज़ वेरी स्मॉल। या तो हायर्ड लेबर होता ही नहीं है या कोई एक आधा होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि सारे काम फैमिली मेंबर्स करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री में हायर्ड लेबर नहीं होता। ठीक है, और अगर होता है तो एक आधा, उससे ज़्यादा नहीं होता। कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज इंडस्ट्रीज इज़ वेरी स्मॉल। इन इंडस्ट्रीज़ में जो पैसा है वो काफ़ी कम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट से ये इंडस्ट्रीज शुरू हो जाती हैं। तो कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कमीशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर रन फुली और पार्शली विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो इकोनॉमिक कमीशन का ये मानना था तो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो फुली और पार्शली फैमिली मेंबर्स ही चलाते हैं। बाहर से जो लेबर हायर किया हुआ है वो बहुत कम या ना के बराबर होता है। दूसरे वर्ड्स में, इन द वर्ड्स ऑफ पी.एन. धर एंड लिंडल, cottage industries are mainly traditional industries which produce traditional goods with the help of traditional techniques. तो उनका ये मानना था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज एक टाइप की पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जो सामान ट्रेडिशनल टाइप के गुड्स बनाती हैं और उनका जो काम करने का तरीका होता है, जो टेक्निक्स होती हैं, वो भी ट्रेडिशनल ही होती हैं। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। दस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक खादी इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एटसेट्रा located in the villages and towns of India are called cottage industries. तो वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे कि कोई खादी की छोटी मोटी कोई घर पे काम खोल रहा है, कोई शॉल वगैरह बुन रहा है या कोई खादी के कपड़े वगैरह बना रहा है। ठीक है, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स के जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन लोकल रॉ मटेरियल स्किल्स मैन पावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। तो अगर इन टाइप की इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ावा देते हैं तो ये मैन पावर और स्किल्स और रॉ मटेरियल का अच्छा इस्तेमाल करके, ये सारी चीज़ों का एक अच्छा इस्तेमाल करके जो लोकल बंदे हैं वहाँ के विलेजेस के, उनको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज हेल्प टू प्रमोट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के खुलने से जो विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। सरकार ने कई कमीशंस बनाई हैं, खादी कमीशन है, विलेज एंड एम्पोरियम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे सरकार इनसे सामान लेके बेचती है आगे। ठीक है, गवर्नमेंट भी इनकी काफ़ी हेल्प करती है और इनको सब्सिडी देती है काफ़ी तरीके की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉटेज इंडस्ट्रीज वर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चैप्टर में से है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मोस्टली इन विलेजेस। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज़्यादातर विलेजेस में पाई जाती हैं, ऑल्दो दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। विलेजेस में पाई जाती हैं और पूरे कंट्री में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे होती हैं। ठीक है, अगर पाई जाएंगी तो सिर्फ विलेज में पाई जाएंगी और विलेज में भी कहीं 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 डिफरेंट एरियाज में। हाउएवर स्मॉल इंडस्ट्रीज आर मोस्टली इन अर्बन एरियाज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो अर्बन एरियाज के साइड पे जो इंडस्ट्रियल एरियाज बने होते हैं वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज डू नॉट हैव हायर्ड लेबर्स। कॉटेज इंडस्ट्रीज 99% जो है अपने खुद के फैमिली लेबर से काम करती हैं। यूजुअली दे आर रन बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली, बट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देयर आर हायर्ड लेबर्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें फैमिली मेंबर्स कम होते हैं और हायर्ड लेबर्स ज़्यादा होते हैं। किराए पे लेके आते हैं लोगों को, तनख्वाह पे लेके आते हैं और उनसे काम करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, very little capital is invested in cottage industries and the production is done with the help of simple tools। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज में वो काफ़ी कम रहती है और सिंपल टूल्स वगैरह से काम किया जाता है। बट दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हैव कैपिटल वर्थ 10 crore invested in the plant and machinery and production is carried out with machines run by power। तो दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल या मशीनरी अप टू 10 करोड़ होनी चाहिए और वो मशीनें बिजली की मदद से चलती हैं। मगर कॉटेज इंडस्ट्रीज में सिंपल टूल्स हाथ से या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होती है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में ही ये कंपनी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो खुल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज यूजुअली मीट लोकल रिक्वायरमेंट्स बट द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीट द डिमांड फॉर लार्ज एरिया। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो सामान बनाती हैं जो लोकल एरिया में कंज्यूम कर लिया जाता है, मगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो सामान बनाती हैं जो दूर दूर तक, और कई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो तो अपना माल एक्सपोर्ट भी कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज आर रन बोथ हैज फुल टाइम एंड पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो भी काम करती है वो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। बट दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर रन एज अ फुल टाइम ऑक्यूपेशन। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो पूरे साल काम करती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज जब ऑफ सीजन आता है एग्रीकल्चर में तब भी काम कर सकते हैं और जब नहीं आता तब भी काम कर सकते हैं। फुल टाइम भी हो सकती है, पार्ट टाइम भी हो सकती है। नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द होम्स ऑफ द आर्टिसंस बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर नॉट लोकेटेड इन द होम्स। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो घरों में लोगों ने खोली होती हैं विलेजेस में, मगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो घर में नहीं खुल सकती, वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहीं पे खुलती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स मे हैव देयर फैक्ट्री प्रेमिसेस, ऑफिस बिल्डिंग्स, कैबिन्स एटसेट्रा। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो या तो प्रॉपर फैक्ट्री की जगह होगी या कोई प्रॉपर ऑफिसेज होंगे या कोई बिल्डिंग होगी, इस टाइप की जगह पे खुलेगा, वो घर पे नहीं खुलते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडिशनल गुड्स लाइक खादी, मैट्रेस, shoes etc. are produced in cottage industries, whereas small scale industries produce many modern goods like radio, TV, mixies etc. जनरेटर। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बनाती हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप की चीज़ें बनाती है और ट्रेडिशनल चीज़ें बनाती है कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें काफ़ी कम मशीनों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एंसिलरी गुड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज वो सामान बनाती हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल लेना पसंद करती हैं, वेयर एज स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एंसिलरी गुड्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो गुड्स बनाती हैं जो कई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल या एज अ एंसिलरी गुड कंज्यूम करती हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। किसी भी कंट्री के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप फुल वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, फिर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द इंडियन इकोनॉमी। जो कॉटेज हैं
और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। क्यों? दे मस्ट बी डेवलप्ड इन एवरी रिस्पेक्ट। उनको डेवलपमेंट करवानी चाहिए हर एक रिस्पेक्ट से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। देयर इंपॉर्टेंस इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। तो जॉब्स क्रिएट क्रिएट करती हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ कंट्री में लाखों होती हैं और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ कम होती हैं। तो जितनी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ होंगी उतना ही लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है? फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर कैपिटल इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ कैपिटल की जो सप्लाई है वो काफ़ी शॉर्ट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि आप छोटे से पैसे में, छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू कर सको, ठीक है? दीज इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इन टाइप की इंडस्ट्रीज को स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही काम को शुरू किया जा सकता है। दीज इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन इंडस्ट्रीज में लेबर इंटेंसिव तरीके से लेबर से ज़्यादा काम कराया जाता है और मशीन से कम। इस वजह से इन इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा डाटा बताऊंगा आपको। इन ईयर 2008 2000 2007 2008 322 लाख पर्सन्स वर एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये थोड़ा डाटा आप पेपर में ऐड ऑन कर सकते हो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवर राइजिंग पॉपुलेशन इन दिस कंट्री देयर आर वेरी फ्यू ऑल्टरनेटिव्स टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव बचता नहीं है कि हम जो एडिशनल पॉपुलेशन है उनको जॉब्स प्रोवाइड करवा सकें। In their slack season, farmers can supplement their income by engaging themselves in cottage industries। तो जो भी फार्मर्स हैं विलेजेस में जो रहते हैं, वो जब ऑफ सीजन आता है, तो जब फ्री बैठे होते हैं, तब वो अपने काम को जो है डाइवर्सिफाई करके कॉटेज इंडस्ट्रीज में आके, मतलब वो अपना छोटा मोटा घर बैठ के कोई काम कर सकते हैं। टोकरी बना दी, कोई जो रस्सी का वो बना दिया, क्या कहते हैं, बेड बना दिया, या फिर वॉल हैंगिंग बना दिए। ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो लोकल नीड्स को पूरा करें, उस टाइप के काम वो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो कॉटेज इंडस्ट्री डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पे जितने इंसान चाहिए उससे ज़्यादा लगे हों। मान लो एक खेत में 4 बंदे काम कर सकते हैं मगर 10 लगे हुए हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो वो जो एडिशनल 6 बंदे काम कर रहे हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में काम करवाया जा सकता है, उनको कोई एडिशनल काम खुलवाया जा सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और अच्छी हो जाएगी। In 2015-16, 1109.89 lakh persons were employed in micro, small and medium enterprises। तो ये डाटा आप ऐड ऑन कर सकते हो। Out of these, about 97% are getting employment in micro enterprises। तो इनमें में से 97% जो लोग हैं उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस में नौकरी मिली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा। एज पर सेंसस रिपोर्ट of year 2001-2002, the employment generated by small scale industries per 1 lakh investment was 1.39, while the employment generated in large scale industries per 1 lakh investment was 0.2। तो ये देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे 1.39 लोगों को जॉब मिल रही है। अब आप कहोगे 0.3 तो नहीं होता, मगर ये एक एवरेज निकली हुई है। बट दूसरी तरफ देखें तो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है तो पर लाख इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.2 जो पर्सन है उसी को जॉब मिली है। पूरे एक बंदे को भी नौकरी नहीं मिल पा रही। समझ गई बात? इसलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इट इम्प्लाइज दैट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 पर्सन, वेयर एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 7 पर्सन्स विद द सेम इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर 5 लाख रुपए लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे लगाते हो तो एक बंदे को नौकरी मिलती है, और अगर 5 लाख रुपया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे लगाते हो तो 7 बंदों को नौकरी मिलती है। इस वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जॉब ओरिएंटेड हो जाती हैं। इट ऑल्सो implies that the small scale industries are 7 times more employment oriented than the large scale industries। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो 7 टाइम्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से। तो क्या इसका मतलब ये है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा। हेंस, कीपिंग इन व्यू द कैपिटल डेफिशिएंसी इन इंडिया एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो अगर हम दिमाग में रखें कि इंडिया एक कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है
लेबर अबंडेंट कंट्री है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना चाहिए क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर इंस्ट्रूमेंटल इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और ये जो वेला बैठा है बंदा, जो फ्री बैठा है, उसको भी जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, तो इनइक्वालिटीज़ को कम करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इट इज़ सो बिकॉज these industries in these industries capital is not concentrated in few hands। अगर इस टाइप की इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगी तो सारा का सारा पैसा और धन दौलत कुछ हाथ में नहीं रह जाएगी। जैसे टाटा बिरला, रिलायंस, अडानी, ये फलां फलां, इनके पास ही सारा पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, बाकी सारे लोग तो गरीब होते जा रहे हैं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतनी सारी खुल जाएंगी तो पैसे उनके हाथ में भी डिवाइड हो जाएंगे, फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो जो पैसा है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में कई हज़ार कंपनियों में, कई लाख कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जब क्या कहते हैं, इन टाइप की कंपनियां बहुत ज़्यादा खुलेंगी तो ये पैसा कमाएंगी, तो इनका पैसा जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो गरीबी कम होगी, ख़त्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, और इनइक्वालिटीज़ भी कम हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव मोस्टली द टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट एट वन प्लेस। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर अपना काम एक ही जगह पे करती रहती हैं, वहीं पे बड़ा सा प्लांट लगाती हैं। इट लीड्स टू रीजनल इम्बैलेंसेस। इसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है, जहाँ पे वो इंडस्ट्री खुलती है वो डेवलप हो जाते हैं एरिया, और जहाँ पे नहीं खुल पाती वो अंडर डेवलप रह जाता है। ड्यूरिंग वॉर सच कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रीज आर लाइकली टू बी बैडली अफेक्टेड। वॉर टाइम पे ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, अगर वहाँ पे किसी ने ऊपर से बम वगैरह फेंक दिया तो वो बैडली अफेक्ट कर सकता है। ऑन द contrary, cottage and small scale industries are dispersed throughout the country and danger of their complete destruction is minimum in the event of war। और अगर जंग लग गई, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो घरों में भी खुली हुई हैं, कोई कहीं खुली है, कोई कहीं खुली है, तो पूरे इंडिया में फैली हुई है, तो इस केस में जो नुकसान है उसके होने का चांस काफ़ी कम रह जाता है। ठीक है, बिसाइड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अवॉइड evils of urbanization like housing shortage in cities, pollution etc। तो ये भी देखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये जो अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी जो है रिड्यूस करती है। जैसे मान लो शहरों में फैक्ट्रीज खुल रही हैं, शहरों की साइड पे खुल रही हैं, तो वहाँ रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज विलेज वगैरह में खुल रही हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, हेंस these do not have problems related to concentrated industrialization। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिसेंट्रलाइज होती हैं, अलग अलग जगह पे खुली हुई हैं, उनका ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह पे खुलेगी तभी वो खुल पाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, थोड़े से एरिया में भी वो खुल जाती हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज रहती हैं, सेंट्रलाइज नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। Cottage industries play a significant role in the predominantly agricultural country like India। Cottage industries agricultural countries जो हैं या जो developing या developed country अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? बिकॉज ऑफ लार्ज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, फार्म्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। तो अब आप खुद सोचो, ये ज़मीन है, इसके जो फार्मर है इसके 4 बच्चे हो गए, तो 4 हिस्सों में ज़मीन बराबर डिवाइड होगी, फिर उसके बाद हर एक के 4-4 हो गए। तो आप खुद सोचो, ज़मीन तो लगातार डिवाइड होती जा रही है, तो ज़मीन पर बंदा कम होती जा रही है। तो ऐसा अगर लगातार होता रहेगा तो हर एक बंदे के पास कैपिटल और पूंजी और ज़मीन कम होती रहेगी, तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू कल्टिवेट दीज स्मॉल फार्म्स। इन स्मॉल फार्म्स को कल्टिवेट करना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। छोटे से पीस ऑफ लैंड पे क्या काम करेंगे? एवरी ईयर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इंक्रीजेस। हर साल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रेशर है पॉपुलेशन का ज़मीन के ऊपर वो बढ़ता रहता है। इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव टू लेसन दिस एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम ये जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड है इसको कम करें। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एंड मोर विलेजेस आर एम्प्लॉयड देयरइन। ये तभी ख़त्म हो सकती है, ये जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है लैंड के ऊपर ये तभी कम हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ विलेजेस में लगाएं। उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज की मदद से छोटे लेवल पे काम करना होता है, ज़्यादा मैनेजरियल जो है जो लेवल्स नहीं होते, तो फटाफट से काम हो जाता है क्योंकि फैमिली लेबर है या फिर थोड़े बहुत बंदे रखे हुए वो जल्दी काम कर देते हैं। ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर 55% इज from large scale industries and 45% from micro small and medium enterprises। तो जो टोटल माल बनता है उसका 55% लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं और बाकी 45% माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनाती हैं। तो इन 2018-2019 micro small and medium enterprises produced goods worth rupees 57,41,765 करोड़। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्शन नहीं करती, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है नीड लेस कैपिटल, कम पैसे में ही खुल जाती हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ही खुल जाती हैं। दीज इंडस्ट्रीज हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यूडीसीज मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? दीज कंट्रीज लैक कैपिटल बट हैव लार्ज लेबर फोर्स। तो इन कंट्रीज में, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर फोर्स ज़्यादा होती है और कैपिटल कम होती है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और मशीन से काम कम करवाती हैं। कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दे नीड लेस कैपिटल, कम पैसे में खुल जाती हैं। विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 to 5 लाख माइक्रो एंटरप्राइज कैन बी स्टार्ट। तो 4-5 लाख रुपए में कोई छोटा सा काम खोल सकते हो आप, स्मॉल स्केल मतलब माइक्रो एंटरप्राइज का, तो कम पैसे में खुल जाती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिस्टिक गुड्स, ये आर्टिस्टिक गुड्स बनाती हैं। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज अलोन कैन मेक द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स पॉसिबल। जैसे वॉल हैंगिंग्स हैं, कोई छोटा सा शो पीस बना दिया, कोई कुम्हार ने कोई अच्छी सी कोई शो पीस बना दिया, जो क्या कहते हैं फ्लावर पॉट बना दिया, इस टाइप की चीज़ें। इन इंडिया दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड आर्टिस्टिक गुड्स सच एज बनारसी साड़ीज, कारपेट्स, ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे बैंगल्स बना दी, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। दीज गुड्स हैव लार्ज मार्केट अब्रॉड। तो फॉरेन में देखें तो इनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। दस दीज इंडस्ट्रीज हेल्प टू अर्न गुड डील ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर हम इनका माल एक्सपोर्ट करते हैं और करते भी हैं वैसे, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन करेंसी कमाई जा सकती है। इन 2019-2020 हैंडीक्राफ्ट्स वर्थ रुपीज़ 22,319 करोड़ एंड जेम्स एंड ज्वेलरी वर्थ रुपीज़ 2,54,114 करोड़ वर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। तो इतना इतना आप डाटा लिख सकते हो कि इतना इतना सामान बाहर एक्सपोर्ट किया गया तो इतने डॉलर आ गए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज मतलब लोकली रॉ मटेरियल को यूज़ करके आप जो है इस टाइप की कंपनीज खोल सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेक यूज़ ऑफ दोज लोकल रिसोर्सेज विच वुड हैव रिमेन्ड अनयूज्ड फॉर वांट ऑफ सच इंडस्ट्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज खुलती हैं, वो लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। अगर वो नहीं होती तो क्या पता उस लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ही ना हो पाता। दीज रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो वो रिसोर्सेज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कभी इस्तेमाल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एनकरेज मैनी पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो छोटे छोटे जो घरों की फैमिली हैं उनको एनकरेज करती हैं, छोटे लोगों को, कि वो भी एंटरप्रेन्योर्स बने, अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम खोलें, कोई बिजनेस खोलें। सच एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और ऐसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के काम शुरू करते हैं, जॉब्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और खुद की भी कमाई करते हैं, तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज सेविंग्स ऑफ विलेजर्स आर नॉट मोबिलाइज्ड by large scale industries, these are made use by small scale industries। तो जितना भी पैसा इन्होंने सेव किया होता है वो बैंकों में रखने के बजाय अपने बिजनेस में डालते रहते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही फ्लरिश करने में जो है ये पैसा काम करता है, ठीक है, ना कि ये पैसा वो बैंक में डालते हैं और बैंक आगे लोन ले लेता है। समझ की बात? स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन कंसिडरेबली बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो आज आके बात वही होगी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो लोकली रिसोर्सेज, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कॉम्प्लीमेंट्री है, रॉ मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटी मोटी सर्विसेज दे सकते हैं। दीज इंडस्ट्रीज सर्व एज कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। दे प्रोड्यूस सच गुड्स एज आर यूज्ड बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये वो गुड्स भी बना सकते हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल लेती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि कोई छोटा मोटा पुर्जा बनवाना है
जैसे मारुति सुजुकी है, वो हर एक काम खुद थोड़ी ना करेगी कंपनी। तो छोटा-मोटा कोई पार्ट बनाना है, कोई शॉकर बनाना है, कोई कुछ बनाना है, तो वो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ को ये ठेके पे काम दे देती हैं और उनसे ये चीज़ ले लेती हैं। स्मॉल कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स यूज्ड इन मोटर कार्स, साइकिल्स, मशीन्स एटसेट्रा कैन बी प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो ये छोटे-छोटे जो पार्ट्स हैं जो मशीनों के, ये बनाए जा सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, अच्छे से बनाए जा सकते हैं, ठीक है? और सस्ते में बन सकते हैं, बजाय इसके कि इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री खोली जाए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पीस। In these industries, relations between employer and employees are direct and cordial. अच्छे रिलेशन होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, क्योंकि छोटा सा तो स्टाफ होता है। चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स आर वेरी लिटिल। एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस नहीं होते। इसी वजह से consequently there are very few cases of industrial disputes and thus industrial peace is maintained टू द एडवांटेज ऑफ एंटायर सोसाइटी। तो जब डिस्प्यूट ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल पीस रहेगी, कोई हड़तालें वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि छोटा सा तो स्टाफ होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने रखा हुआ, ठीक है? तो उनके बीच में रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू कॉपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद वेरी लिटिल कैपिटल। काफ़ी थोड़े पैसे से खोली जा सकती हैं इन टाइप की कंपनियां। देयर मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिंपल। कोई MBA करके नहीं बैठे होते, मतलब कोई हाई फाई प्रोफेशनल टाइप नहीं होते। दे कैन बी ईजिली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन। तो वो कॉपरेशन के बेसिस पे प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कह देंगे 3-4 बंदों को, तुम आ जाओ, हम काम कर लेते हैं, जो भी होगा आपस में बांट लेंगे, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है? तो म्यूचुअल कॉपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में। इवन कॉमन मैन कैन जॉइन हैंड्स एंड सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। लाइक इन विलेजेस, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुली हुई हैं, हैव बीन सेट अप इन विलेजेस, दस कॉपरेशन गेट्स एनकरेज। तो सिंपल वर्ड्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोल लेना या फिर म्यूचुअल कॉपरेशन में कोई छोटा मोटा काम खोल लेना, इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर कॉपरेशन को एनकरेजमेंट मिलती है। समझ की बात? कोऑपरेटिव काम काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। बट अगर कोई लार्ज स्केल में होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, 100 चीज़ें सोचेगा कोई पार्टनर कि मैं करूँ या नहीं करूँ। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है रोल इन एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज इंडस्ट्रीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ अ कंट्री। एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये चीज़ें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डोमिनेट इन एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स गुड, रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक गुड्स, लेदर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, प्रोसेस्ड फूड एटसेट्रा। ये तकरीबन सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से फॉरेन करेंसी भी कमाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल गुड्स लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैज़ बीन 45%। तो जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, उसका 45% जो है वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज करती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करती हैं। इन 2016-17 कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाज अबाउट 48.1% ऑफ द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो अगर 2016-17 के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जितना भी टोटल एक्सपोर्ट हुआ है उसका 48.1% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फॉरेन करेंसी कमाता है। शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। द पीरियड बिटवीन सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री एंड इट्स एक्चुअल प्रोडक्शन इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। कि भाई कब से काम सेटअप किया और कब से काम करना शुरू कर दिया, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। कि कब से फैक्ट्री खोलनी शुरू की और कब से एकदम काम शुरू कर दिया, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन। तो ये जो जेस्टेशन पीरियड है, ये जो बड़ी कंपनी खोलेगी उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर छोटी छोटी कंपनियां जो हैं स्मॉल सेटअप में तो बड़ी जल्दी खुल जाती हैं। शॉर्टर दिस पीरियड क्विकर विल बी द प्रोडक्शन। जितना शॉर्ट पीरियड होगा उतना ही प्रोडक्शन क्विकर, तेजी से बनेगी। स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव रिलेटिवली शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि छोटी जगह है, छोटी सी मशीन चाहिए, उनको थोड़े से बंदे अरेंज करने हैं। देयर इज वेरी लिटिल टाइम intervening between their establishment and actual production, whereas large scale industries have long gestation period as extending over years. तो large scale industries को तो कई साल लग जाते हैं, मगर small scale industries को कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से ये जल्दी काम कर लेती हैं। समझ के बाद इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाऊंगा प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं, ये पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर रहने वाला है और सजेशंस क्या हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर अगर आप फुल वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो वैसे ही इतनी लंबी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कि वो क्या होती है। वो डेफिनेशन और मीनिंग मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं। पहली प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। These industries do not get raw material in adequate quantity. इनको जितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पाता। Whatever raw material they get is poor in quality and high in price. तो जो भी इनको रॉ मटेरियल मिलता है, क्योंकि बल्क में तो खरीद नहीं सकते, ज़्यादा क्वांटिटी में तो खरीद नहीं सकते, इनको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती और प्राइसेस भी हाई मिलते हैं। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। एक तो जो रॉ मटेरियल महंगा मिलने की वजह से और लो क्वालिटी के मिलने की वजह से इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और जो वो गुड बना रहे हैं वो भी इंफीरियर क्वालिटी का बन जाता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ पावर। पावर की सप्लाई रूरल एरियाज में इतनी ज़्यादा नहीं है। दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट रेगुलर पावर सप्लाई। इनको रेगुलर पावर सप्लाई नहीं मिल पाती। देर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। हर थोड़े टाइम के बाद बिजली चली जाती है। ठीक है, सम small scale industries do not have alternative source of energy, so their production process suffers on account of shortage of power. तो इनके पास कोई एडिशनल पावर सोर्स नहीं होता, जैसे इन्होंने कोई बड़े बड़े जनरेटर वगैरह नहीं लगवाए होते, क्योंकि तो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, तो इनके पास कोई और अदर सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं होता। इस वजह से जब तक बिजली नहीं आती इनका काम रुका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इनके पास। दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट adequate loan facilities as they cannot offer good securities because of poverty. तो ये इंडस्ट्रीज जो है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इनको लोन्स की फैसिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर, क्योंकि इनके पास कुछ गिरवी रखने को होता ही नहीं। दे गेट वेरी लिटिल फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बहुत कम जो लोन इनको मिलता है और उस पर ये फ्लरिश नहीं कर पाती। सो दे लार्जली डिपेंड ऑन प्राइवेट मनी लेंडर्स फॉर फाइनेंस। तो ये प्राइवेट मनी लेंडर्स के चुंगल में फंस जाते हैं लोन लेने के चक्कर में। ठीक है, द लेटर चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सम केसेस एंड कंपेल the debtors to sell their finished products to them at cheaper rates. तो वो जो लोकल मनी लेंडर्स हैं जिनसे इन्होंने कर्जा लिया है, वो क्या करते हैं, इन्हीं का सामान सस्ते रेटों पे ले लेते हैं और या कहते हैं या हमारा पूरा कर्जा वापस करो या ये सामान हमें सस्ते रेटों पे दे दो। तो मजबूरी बन जाती है। इन दिस वे दीज इंडस्ट्रीज आर सब्जेक्टेड टू डबल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, क्योंकि एक तो लोन्स अप्लाई नहीं होते, ऊपर से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई फाई देना है, ऊपर से अपना माल भी सस्ते में बेचना है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि पुरानी टाइप की जो टेक्निक है ये यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तो यूज़ ही नहीं करते। दीज इंडस्ट्रीज मेक यूज़ ऑफ ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मोस्टली। ओल्ड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स लाइक ऑयल एक्सपेलर्स एट्सेट्रा आर स्टिल इन यूज़। तो बेसिकली ये पुराने तरीके से काम करते हैं। तो जब पुराने तरीके से काम करेंगे तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी और कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। द रिजल्ट इज फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। तो रिजल्ट क्या है, एक तो भाई क्वांटिटी कम बनेगी क्योंकि एफिशिएंसी गिर जाती है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। सच गुड्स हैव वेरी लिटिल डिमांड। तो अगर ऐसे गुड्स बनेंगे उनकी डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में, बिकेंगे ही नहीं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग। तो इन छोटी कंपनियों के पास इतना बजट नहीं होता कि वे अपनी चीज़ों की मार्केटिंग वगैरह करवाएं। दीज इंडस्ट्रीज हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन सेलिंग देयर गुड्स एट फेयर प्राइजेस इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। तो इन छोटी इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो अपना माल बना है वो बेच पाएँ, एक अच्छे प्राइस पे बेच पाएँ। दीज डिफिकल्टीज आर नंबर 1, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज वेरी हाई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है, इसलिए जो फिनिश प्रोडक्ट है उस वो भी महंगा होता है, तो महंगा लोग खरीदेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, आउटवर्ड अपीयरेंसेज या अपीयरेंस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज नॉट सो अपीलिंग। द गुड्स ऑल्सो लैक इन यूनिफॉर्मिटी। तो सिंपल वर्ड्स में जो अपीयरेंस होती है इन टाइप के गुड्स की वो भी इतनी अच्छी नहीं होती कि लोग एकदम देखते ही पसंद कर लें। ठीक है, या फिर जो गुड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। यूनिफॉर्म मतलब सेम क्वालिटी, क्योंकि किसी मशीन ने थोड़े ना बनाए। जैसे मटकी बना रहा है, हाथ से बनाई है, कोई किसी डिज़ाइन की बना दी, कोई किसी डिज़ाइन की बना दी, इस टाइप से चल रहा होता है उनका काम। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ द पीपल आर ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज। लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी लगातार चेंज हो रहा है। लाइक अर्थन पॉटरी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम एंड स्टील यूटेंसिल्स। जैसे पहले घड़े का पानी पीते थे, अब एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन में पानी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। ठीक है, पीपल लाइक गुड्स विद एवर चेंजिंग डिज़ाइंस। तो जो लोग हैं
वो नए नए डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो एवर चेंजिंग डिज़ाइन, कभी कोई डिज़ाइन आ गया, कभी कोई डिज़ाइन आ गया। दीज इंडस्ट्रीज फेल टू प्रोड्यूस सच गुड्स। तो इन टाइप की इंडस्ट्रीज में लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से नए नए जो एक्सपेरिमेंट टाइप करना, वो चीज़ ना के बराबर हो पाती है, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू बियर एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट। तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो ये अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी नहीं करवा सकते, ठीक है। सो देयर गुड्स आर नॉट सो पॉपुलर, तो ये गुड्स इतने मशहूर भी नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है, इतने में बिकते नहीं है, तो लॉसेज ही होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई इन दीज इंडस्ट्रीज, इट इज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, old methods of production, unskilled labor, and high per unit fixed cost because of स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन स्मॉल करते हैं, रॉ मटेरियल महंगा होता है, पुराने तरीके से अनस्किल्ड लेबर काम कर रहा है, तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हाई होगी ही, और अगर कॉस्ट हाई होगी, हाई प्राइस पे बेचेंगे, बिकेगा ही नहीं। नेक्स्ट, कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 1991 के बाद जो सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि फलां काम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगी, वो रिस्ट्रिक्शंस जैसे जैसे सरकार ख़त्म करती जा रही है, 1991 से पहले थी, उसके बाद जब एलपीजी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती जा रही हैं और टाइम टू टाइम होती गई। उसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी वही काम करेंगी जो स्मॉल स्केल करेगी, तो फिर ये सर्वाइव कैसे करेंगी? One of the main problems of these industries is that they have to face competition with large scale industries. Large scale industries के साथ इनका तगड़ा कंपटीशन हो रहा है। अब आप खुद सोचो, कपड़े बनाने वाली छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, वो अगर रिलायंस या जूडियो जो टाटा का है उससे कंपटीशन करेंगी, तो कौन जीतेगा? खुद सोचो आप। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स of large industries are relatively cheap and of good quality, so they cannot compete with large scale industries. तो जो large scale industries है वो सस्ते में बेच रही हैं, क्योंकि बल्क में बना रही हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हैं, सस्ता बेच रही हैं, तो कंपटीशन में तो वो कहीं भी उनके सामने खड़ी नहीं हो पाती। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड डिमांड फॉर आर्टिस्टिक गुड्स। आर्टिस्टिक गुड्स की डिमांड भी काफ़ी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हर एक के घर में आर्टिस्टिक गुड्स रखे होंगे, ठीक है, कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं होते। Cottage industries of India have so far concentrated their attention on production of artistic goods only. वो ज़्यादातर अपना दिमाग आर्टिस्टिक गुड्स पे लगा रहे हैं और कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। Demand for these goods is limited, so these industries cannot increase their production. तो जब इनकी डिमांड ही कम होगी, क्योंकि लिमिटेड लोग यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन तो लिमिटेड ही रह जाएगी। अब आप खुद सोचो, अमीरों के घर में जाओगे ना, तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक गुड पड़ा है, मगर अमीर कितने हैं हमारे कंट्री में? नॉर्मल लोग हैं ना, तो नॉर्मल लोगों के घर में इतना नहीं आर्टिस्टिक गुड्स होता कि हर एक चीज़ भरी हुई रहे। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। दीज इंडस्ट्रीज फेस शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर्स टू रन दैम। तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर, कोई पढ़े लिखे बंदे इतने ज़्यादा आके तो काम नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे बंदे बिल्कुल भी ये छोटा मोटा काम नहीं करते, करते हैं, मगर ज़्यादातर देखा गया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में एंटरप्रेन्योर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग छोटी छोटी कंपनियां खोलने के बजाय लार्ज स्केल पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वर्कर्स आर मोस्टली इलिटरेट, इग्नोरेंट एंड ऑर्थोडॉक्स। तो जो भी वर्कर्स यहाँ काम करते हैं ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, इग्नोरेंट, अंधविश्वासी टाइप होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन दे आर इग्नोरेंट ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जब उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि नए नए तरीके से कैसे कैसे काम करना है। दे आर देयरफॉर अनेबल टू ऑर्गेनाइज देयर इंडस्ट्रीज एफिशिएंटली। तो ये जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोकल लेवल पे अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठे हैं, वो इंडस्ट्रीज को ये छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को एफिशिएंटली नहीं चला पाते, क्योंकि इलिटरेट पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो वो गुड्स बना रहे हैं उनमें प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, समझिए बात, इस वजह से भी लोगों को पसंद नहीं आते। देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिनिश products produced by small scale industries, so these industries do not get remunerative prices for their goods। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसआई मार्क, आईएसओ मार्क, ये मार्क वो मार्क, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो ये अप्लाई करके ये जो मार्क्स हैं ये ले सके। समझ की बात? तो स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए उनका सामान अच्छे रेट पे भी नहीं बिकता। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल सिकनेस, लॉसेस पे चल रही है इंडस्ट्रीज। इन इंडिया अबाउट 4,80,000 to 80 micro and small industries were sick in the year 2016। तो 2016 में 4,80,000 समथिंग इंडस्ट्रीज जो सिक मतलब लॉसेस पे चल रही थी। द सिक यूनिट्स आर रनिंग अंडर लॉसेस। तो ये जो सिक यूनिट्स है वो लॉसेस पे चल रहे थे। तो इतनी कंपनियां छोटी छोटी लॉस पे चलेंगी तो रिकवर कैसे होगी? ख़त्म ही हो जाएंगी। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी सजेशंस क्या हैं, क्या क्या करें
सलाह क्या है कि भाई इसके काम के करने से इनमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेटिंग अप इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार को खोलनी चाहिए। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेनी चाहिए उनको, and these societies can help them in getting raw materials and improve tools and equipments at cheaper rates and sell their finished products at remunerative prices। तो इनको अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनानी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू इनको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल सकता है और इनका माल एक अच्छे रेट पे बिक भी सकता है। दे कैन ऑल्सो एडवांस लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिस भी स्मॉल यूनिट को लोन चाहिए वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। Next, supply of raw material, very important. Special efforts should be made to supply them raw materials constantly। तो इनको raw materials constantly provide करवाने चाहिए, facilities provide करवानी चाहिए सरकार को। They should be provided with import duty concessions to import necessary raw material from abroad। अगर इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बाहर से रॉ मटेरियल भी मंगवाना है तो सरकार को इनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है उसको भी हटाना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोवाइडेड स्केर्स या स्कार्स रॉ मटेरियल थ्रू स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। हर एक स्टेट ने जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस बनाई हुई हैं, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, उनके थ्रू हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी दैट गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी एट रिम्यूनरेटरी प्राइजेस। ये ज़रूरी है कि ये ज़्यादा गुड्स बनाएं, लार्ज क्वांटिटी में बनाएं और ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अच्छे प्राइजेस पे इनका सामान बिके। इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड दैट अ सेंट्रल मार्केटिंग एजेंसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक सेंट्रल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो होनी चाहिए, जो ये छोटी छोटी जो कंपनीज हैं इनके जो सामान हैं उनको एडवर्टाइज करे। ठीक है, दिस एजेंसी विल प्रोक्योर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट यूनिट्स एंड सेल द सेम अंडर इट्स ओन ट्रेडमार्क। तो ये भी हो सकता है कि ये इस टाइप की एजेंसीज ये कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से खुद सामान खरीद ले और अपने शोरूम्स वगैरह पे बेचे। जैसे आपने देखा होगा J&K एम्पोरियम, उसमें सरकारी शोरूम है जिसमें जो सरकार है वो छोटे छोटे जो हैं आर्टिसंस उनसे सामान लेके बेचती है। यूपी हैंडलूम्स, फलां हैंडलूम्स, ऐसे ऐसे करके आता है और आए दिन एग्जीबिशंस भी सरकार लगवाती है। A central agency should also be set up to export the products of small scale industries। एक ऐसी भी एजेंसी बनानी चाहिए जो इनसे सामान लेके इनका सामान एक्सपोर्ट कर दे बाहर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंडस्ट्रीज हैव टू टेंडर सिक्योरिटी एंड गारंटी टू सिक्योर बैंक लोन्स। उनको बैंक लोन्स के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस प्री कंडीशन वेरी फ्यू स्मॉल इंडस्ट्रीज टेक एडवांटेज ऑफ दीज लोन्स। तो काफ़ी कम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जिनको लोन मिल पाता है, बाकियों के पास तो गिरवी रखने को या सिक्योरिटी देने को भी कुछ नहीं होता। द बैंक्स शुड गिव लोन्स टू दीज इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस। बैंक भी लोन तभी देता है जब वो क्रेडिट वर्दी होंगी, नहीं तो बैंक को लॉस हो जाएगा। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड गिव लिबरल लोन्स टू दीज इंडस्ट्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील करने के लिए फाइनेंस को प्रोवाइड करवाना चाहिए सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। वो अपनी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करें जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्टिंग कम आएगी। दीज इंडस्ट्रीज शुड मेक यूज ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। तो जो लेटेस्ट नो हाउ है उससे काम करें, लेटेस्ट मशीनरी से काम करें। दे शुड बी सोल्ड न्यू इक्विपमेंट्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस या इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो उनको सरकार को प्रोवाइड करवानी चाहिए नई नई मशीनें और सरकार उनको इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेती रहे उनसे, एक ही बार में तो कोई दे नहीं पाएगा। रिसर्च शुड बी कंडक्टेड टू इम्प्रूव इंडिजिनस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जिससे जो इंडिजिनस मेथड्स हैं, लोकल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको डेवलप या इम्प्रूव किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट्स शुड गिव टेक्निकल एडवाइस टू दीज इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज को जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो टेक्निकल एडवाइस देती रहें टाइम टू टाइम कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। नेक्स्ट, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए। ट्रेनिंग सेंटर्स शुड बी सेट अप टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट न्यू टेक्निक्स। नई नई टेक्निक्स के बारे में इनको नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए। Industrial extension centers should be established to provide services and technical information about these industries। तो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सेंटर्स भी सरकार को खोलने चाहिए ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा सके। ऑफिसर्स ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट्स should engage themselves in studying about new technology on regular basis
so as to equip themselves better to impart the training। तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया कि ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए जो इन इंडस्ट्रीज़ की स्टडी करें और टाइम टू टाइम बताएं कि ये इंडस्ट्रीज़ का काम कैसे बेटर हो सकता है, और इसको जो है जो भी रिजल्ट निकले उसको जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स वगैरह हैं उनके साथ भी डिस्कस की जाए। प्रोटेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बी ग्रांटेड प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन तो ग्रांट करो। अगर उनको कंपटीशन में दे दिया लार्ज स्केल के साथ तो उनका तो बैंड बच जाएगा। दे आर सब्जेक्टेड टू फेस कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, उनको एकदम से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सामने खड़ा कर दिया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज शुड बी रन एज कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रन करना चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाना चाहिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, ना कि उनके कंपटीशन में लाके खड़ा कर दो। इट मीन्स दैट सर्टेन आइटम्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कुछ आइटम्स ऐसे रख लो कि जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, अगर वो भी लार्ज स्केल करने लगी तो स्मॉल स्केल का तो काम तमाम हो जाएगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू मैन्युफैक्चर दीज गुड्स, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एग्जिस्ट सर्वाइव भी तो करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। उनकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कोई काम सरकार को करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज शुड ऑल्सो बी डिटर्मिन्ड। तो ये इंडस्ट्रीज किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाएंगे उसको भी डिटर्मिन करना चाहिए सरकार के द्वारा। अब सर्टेन क्वालिटी सर्टिफिकेशन शुड बी इशूड टू सच यूनिट्स। ये जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं इनको सरकार कोई ना कोई जो सर्टिफिकेशन है वो इशू करें, कोई ना कोई एग मार्क्स दें, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस आए इन गुड्स के लिए। इट विल हेल्प दीज यूनिट्स इन मार्केटिंग देयर गुड्स। तो जब वो अपनी गुड्स की मार्केटिंग करेंगे तो वो ये दिखाएंगे हमारे पास फलां फलां एग मार्क है, ये मार्क है, वो मार्क है, हमने सरकार से परमिशंस ली हैं, तो उससे उनका माल ज़्यादा बिकेगा। फिर आ जाता है पब्लिसिटी एंड एग्जीबिशंस। To make goods produced by these industries more popular, extensive publicity through exhibitions and trade fairs should be made both within the country and abroad। तो सरकार टाइम टू टाइम पब्लिसिटी करने के लिए एग्जीबिशंस वगैरह लगाने चाहिए, ट्रेड फेयर्स लगाने चाहिए, जहाँ पे ये छोटे छोटे लोग जो सामान बना रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के, ये अपना सामान वहाँ के लोगों को दिखा सकें और अपनी मशहूरी भी हो जाएगी, इनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। बाय होल्डिंग एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड इट्स पैटर्नेज टू दीज इंडस्ट्रीज। सरकार इन इंडस्ट्रीज की हेल्प कर सकती है अगर ऐसे ट्रेड फेयर्स, ऐसा नहीं कि नहीं लगाती, ज़्यादा लगाने चाहिए। अ डिटेल्ड वेबसाइट containing information about products and producers of small scale industries should be developed so as to generate demand for products of small scale industries in other nations। सरकार एक ऐसी वेबसाइट बनाए जिसके अंदर जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो यूनिट्स हैं उनके बारे में और कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या क्या बनाती है वो मेंशन हो, ताकि कोई भी वो खोल के ऑनलाइन उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके और उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके। नेक्स्ट, सेटिंग अप गवर्नमेंट एम्पोरियम्स। सरकार अपने खुद के एम्पोरियम्स खोल खोल के वहाँ पे सामान बेचे स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का। Those who run these industries are not in a position to get on hire shops to display or to sell their products। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियों वाले होते हैं स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज के, इनकी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी नहीं होती कि वो खुद के शोरूम्स में जाके सामान बेच पाएं। ठीक है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन इट्स ओन ओन शॉप्स टू सेल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सरकार को अपनी खुद की बड़ी बड़ी शॉप्स हर जगह पे खोलनी चाहिए। जैसे खादी है, वहाँ से कपड़े कहीं कहीं से लाके सरकार खुद बेचती है। ठीक है, खादी। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग रिसर्च। रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए ताकि कॉस्टिंग कम हो जाए और एफिशिएंसी बढ़े इन इंडस्ट्रीज की। विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी एंड इम्प्रूविंग द टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स, रिसर्च सेंटर्स शुड बी ओपन। सरकार को ऐसे रिसर्च सेंटर खोलने चाहिए जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़े, कॉस्टिंग कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना पाए। स्पेशली ट्रेंड एक्सपर्ट्स बी अपॉइंटेड इन दीज सेंटर्स। इन सेंटर्स में सरकार ट्रेंड स्टाफ को रखे ताकि वो अच्छे से लोगों को समझा पाए कि क्या करना होता है। दीज एक्सपर्ट्स शुड often visit those countries where small industries are flourishing and are in a developed state। तो इन जो एक्सपर्ट हैं इनको जैसे चाइना वगैरह भेजना चाहिए जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे छोटे घरों में या छोटे छोटे जगह पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ देख के आएँ और वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज सो गेन्ड, these experts will strive for improving the quality, standard and competitive strength of these industries। तो वो जो नॉलेज गेन करके आएंगे उससे वो हमारे कंट्री में वही सेम चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उस चीज़ को दिखा पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा टॉपिक था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उसके क्या सजेशंस हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या हेल्प की, उनको एनकरेज किया, कैसे कैसे क्या क्या किया, ये सारा डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप पूरी लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी लंबी होगी जिसमें सारे टॉपिक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लान्स आर एज फॉलोज। तो सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए इनके डेवलपमेंट के लिए, वो हम फॉलोइंग पॉइंट्स के तौर पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशंस एंड बोर्ड्स। सरकार ने ऑर्गेनाइजेशंस एंड बोर्ड्स बनाए जिनकी मदद से इनको जो है हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। कैसे? Many organizations and boards have been established to develop these industries. कैसे? In 1954, Small Industries Development Organization was set up. तो 1954 में Small Industries Development Organization set up की. Now this organization is known as Micro, Small and Medium Enterprise Development Organization. अब इसका नाम चेंज करके MSMEs Development Organization कर दिया गया है. At the state level, state small scale industries boards have been founded. तो state level पे जो small scale state boards and small scale industrial boards हैं, इस टाइप के boards काफ़ी ज़्यादा सरकार ने establish किए जो छोटी छोटी कंपनियों की help करेंगे. The objective of these organizations is to offer help to develop माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उनका मेन मकसद ये था कि हेल्प करें माइक्रो इंडस्ट्रीज की, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, ताकि वो डेवलप हों। ठीक है, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज हैज़ बीन क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को की इंपॉर्टेंस देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज को भी इस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू। ठीक है, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मैनी बोर्ड्स एट ऑल इंडिया लेवल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। दैट इज़ कुछ जैसे हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड एटसेट्रा। तो ये सारे बोर्ड जो हैं छोटे छोटे लेवल के ऊपर जो काम कर रही इंडस्ट्रीज उनके लिए खोले गए। द एम ऑफ ऑल दीज बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट्स वॉज टू हेल्प इन डेवलपिंग द डिफरेंट कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो मेन मकसद यही था कि जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी हेल्प हो सके। इन 1955 नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन बोर्ड वॉज सेटअप। तो थोड़ा डाटा देना कि 1955 में क्या हुआ। इट्स फंक्शन वो वर to provide marketing facilities to micro and small industries, to get them machines on installment basis and to offer advice on various problems of small scale industries। तो इसका मेन मकसद ये था कि भाई मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको सस्ते में मशीनें दिलवाए, ईएमआई जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उन पे मशीनें दिलवाए, और उनका जो भी माल है उनको टाइम टू टाइम एडवाइस देते रहे कि ऐसा बनाओ, ये बनाओ। ठीक है, ताकि उनको जो है उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल हेल्प। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प कैसे की वो डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। सेवरल मेजर्स वर टेकन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी? फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशंस दैट मेनली प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू दीज इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूट्स खोले या ऑर्गेनाइजेशंस खोली? सबसे पहला आ जाता है कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, दीज बैंक्स गिव लोन्स टू दीज इंडस्ट्रीज एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स खोले जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन कंपनियों को लोन देंगे। बाय मार्च 2021 लोन्स ऑफ बैंक अमाउंटिंग टू 13,13,358 करोड़ वर आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट दीज इंडस्ट्रीज। तो इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लोन पड़ा था, अभी इतना लोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स का देना है। ठीक है, अब देते नहीं देते वो एक अलग बात है, मगर ये डाटे में शो किया हुआ है कि इतना अभी पेंडिंग है, इतना लोन दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, लोन तो ज़्यादा दिया हुआ है, इतना पेंडिंग है, इतना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। दीज कॉर्पोरेशंस ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस कॉर्पोरेशंस खोली गई जो स्टेट लेवल पे लोन्स प्रोवाइड करवाएंगी। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दीज corporations provide liberal loans to small and medium scale enterprises. Fourth, Small Industries Development Bank of India, जिसको SIDBI भी कहा जाता है। ठीक है, this bank provides liberal credit to small industrial units। तो ये सारे organizations खोले
जो कि छोटे बैंकों को, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को सस्ते में लोन्स देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लॉन्च क्रेडिट गारंटी स्कीम इन ऑर्डर टू गारंटी द लोन्स गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो आरबीआई ने भी कई स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये फाइनेंशियल हेल्प का कि कंसिक्वेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, cooperative banks have started giving loans to these industries more liberally at low rate of interest। सस्ते रेटों पे इनको लोन्स देना शुरू किया, ठीक है। Recently, government has directed all public sector banks to open at least one specialized branch for financing small scale industries in each district। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने सरकारी बैंकों को कहा कि आप एक ऐसी ब्रांच खोलो जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से डील करे या कॉटेज इंडस्ट्रीज से डील करे, मतलब उन्हीं को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग फैसिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू मार्केट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज को मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए सरकार, इसके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस करवाए गए। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम हैज़ बीन फाउंडेड फॉर दिस पर्पज। इस मकसद को पूरा करने के लिए सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम खोला गया। इसमें क्या किया, इन ऑर्डर टू सेल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज अबाउट 190 एम्पोरियम्स एंड शॉप्स हैव बीन ओपन्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो तकरीबन 190 शोरूम्स एंड शॉप्स खोली गई जहां पे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का सामान लेके आगे सरकार बेचेगी। वाइड पब्लिसिटी इज गिवन टू प्रमोट द स्केल ऑफ दीज गुड्स अब्रॉड थ्रू एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स एट्सेट्रा। तो ये भी सरकार ने काफ़ी प्रोविजंस करवाए कि टाइम टू टाइम ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगाते रहे, ताकि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये कौन कौन से गुड्स बनाते हैं स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, उनके बारे में मालूम रहे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑल्सो अरेंजेस फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन। तो कॉपरेटिव बेसिस पे कट्ठा माल खरीद लेते हैं पूरे विलेज से, और फिर आगे जाके अपने एम्पोरियम या शोरूम्स में बेचते हैं और अच्छा पैसा भी देते हैं उनको। Demand for the goods of small industries has been increasing in foreign markets like Latin America, Africa, जापान एंड वेस्टर्न यूरोप। तो ये जो ट्रेडिशनल टाइप के गुड्स बनाते हैं, इनकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में लगातार बढ़ती जा रही है। एज मैनी एज 24,000 सेल डिपोज आर रन बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो तकरीबन पूरे कंट्री में हमारे 24,000 डिपोज मतलब शॉप्स हैं जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन रन करती है। दीज डिपोज serve as an outlet for the sale of goods produced by cottage and small scale industries। तो जो भी cottage and small scale industries छोटा मोटा सामान बनाया होता है, खादी का सामान, को कॉटन की चीज़ें, वो यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। For promoting खादी products, government provides rebate on sale ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सरकार क्या करती है, इसमें सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, रिबेट देती है, ताकि उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल सेंटर खोला जाएगा जो पूरा का पूरा देख रेख करेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, और उसको इनकरेज करने की कोशिश करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, टू कैटर टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज अंडर वन रूफ। वन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर खोला जाएगा। वो देखेगा कि भाई क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, और अच्छे से काम करेगा। तो उसके काम क्या, बेसिकली इट्स फंक्शंस आर टू कंडक्ट इकोनॉमिक सर्वेज ऑफ अवेलेबल रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज। रॉ मटेरियल और अदर रिसोर्सेज की एक सर्वे लेगा, सप्लाई करेगा मशीन्स, अरेंज करेगा रॉ मटेरियल और लोन्स अरेंज करेगा स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, मार्केटिंग करेगा उनके प्रोडक्ट्स की और क्वालिटी लेवल डिटरमिन करेगा कि किस क्वालिटी का माल बनना चाहिए, और रिसर्च सेल बनाएगा जो रिसर्च करेंगे कि और क्या बन सकता है और क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, ये सारे काम करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिसर्च लायबिलिटी एंड ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैनी सेंटर्स have been set up for entrepreneurs engaged in conducting research and imparting training concerning these industries। तो ऐसे कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको समझाते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। दे प्रोवाइड हेल्प इन ट्रेनिंग थ्रू सर्विस इंस्टीट्यूट्स एंड एक्सटेंशन सेंटर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस इंस्टीट्यूट्स एंड एक्सटेंशन सेंटर्स खोले जाते हैं जिनकी मदद से जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आप को और ज़्यादा वेल इक्विप कर सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलती है सिंपल वर्ड्स में। वेरियस रिसर्च सेंटर्स हैव ऑल्सो बीन इस्टेब्लिश। तो रिसर्च सेंटर भी खोलने चाहिए सरकार को ताकि वो टाइम टू टाइम अपने रिसर्च के रिजल्ट दिखा सकें कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनानी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। With a view to imparting technical training to entrepreneurs engaged in micro, small and medium enterprises, 30 MSME development institutes
28 branch institutes, 4 regional testing centers, and 7 field testing stations, 6 technology development centers, 11 tools rooms, and 2 specialized MSME training institutes have been set up by Micro, Small and Medium Enterprises Development Organization. ये जो MSME ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कई सेंटर्स, कई इंस्टीट्यूट्स खोले जिनका ऊपर अबव डाटा दिया हुआ है. इनकी मदद से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी हेल्प की जाएगी और कॉटेज इंडस्ट्रीज की हेल्प की जाएगी. मेनली होगा क्या, टेक्नोलॉजी बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए टेक्नोलॉजी बैंक खोले जाएंगे. दीज इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड हेल्प टू स्मॉल इंडस्ट्रीज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड इक्विपमेंट्स. कि भाई कौन सी इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी सूटेबल है जो आप यूज करके ये सामान बना पाओगे. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू दीज इंडस्ट्रीज, फॉरेन एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड. तो फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाएगा ताकि अपना काम और अच्छे तरीके से करवा पाए हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से और कॉटेज इंडस्ट्रीज से. दीज इंस्टीट्यूट्स इम्पार्ट ट्रेनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल रिसर्च. तो बेसिकली सरकार ऐसे इंस्टीट्यूट खोलेगी जो टेक्निकल हेल्प करेंगे, टेक्निकली हेल्प करेंगे, रिसर्च करेंगे और टीच करेंगे जो छोटे छोटे मुलाजिम या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें. नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव्ड टूल्स. Improved tools are made available to small industries on hire purchase system, that is installment system, ताकि आस्ता आस्ता पैसे दे सकें वो. इट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, कि उनको टूल्स वगैरह देंगे ताकि वो एक बार में पैसे जो नहीं दे सकते वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी उनको. नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही उनके गुड्स खरीद लेगी और अपने एम्पोरियम्स और अपने शॉप्स में बेचेगी. Government is also a big customer of goods produced by small scale industries. Government has directed all ministries, departments and public sector units to purchase at least 25% of their total purchase from micro, small and medium enterprises. तो सरकार ने ऊपर से डायरेक्शंस दी हुई हैं कि जितना भी मेरा मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसमें एटलीस्ट 25% माल हमने स्मॉल एंड मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस से ही खरीदना है. नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज. सरकार ने कई इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दिया है. इन ऑर्डर टू सप्लाई रॉ मटेरियल एंड प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. तो सरकार ने इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ताकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए जा सकें, चीप क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा सके और किस जगह पे खोलनी है वो भी बताया जा सके. तो इससे क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट हो जाता है. ठीक है. प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 55,000 इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इंडिया में काम कर रही हैं. देयर एपेक्स बॉडी, जो उनका हेड है वो क्या है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स हैज़ ऑल्सो बीन फॉर्म्ड. तो उनका जो हेड है वो भी बनाया गया है ताकि वो देखे कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. एक्सपोर्ट पे सब्सिडी वगैरह दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और कॉटेज एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज़ है वो अपना माल एक्सपोर्ट करें. Special efforts are made by the government to encourage exports of the goods produced by small scale industries. क्या क्या करेगी सरकार? State trading corporations, beside providing economic assistance, loans तो provide करते हैं सस्ते रेट पे, also gives advice regarding export trade to small industries. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को ये बताएंगे बाहर फॉरेन कंट्रीज में इन चीज़ों की डिमांड है, ये चीज़ें बनाओ. ठीक है. इससे टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस मिलती रहेगी. नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल इस्टेट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को इंडस्ट्रियल एरियाज़ या इंडस्ट्रियल इस्टेट्स खोलनी चाहिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलनी चाहिए ताकि वहाँ के काम किया जा सके. ठीक है. गवर्नमेंट हैज़ सेट अप इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू डेवलप दीज इंडस्ट्रीज. सरकार ने किया है. ठीक है. अब और करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने बिल्कुल ही नहीं किया. गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड एंड डेवलप्स इट फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू या इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सरकार लैंड ले. अगर उसके पास नहीं है तो एक्वायर कर ले, लोगों को पैसे पूसे दे दे जितने देने हैं. ठीक है. जितना जो गवर्नमेंट रेट है उसके हिसाब से जो लॉज बने हुए हैं जो लैंड कन्फिस्केट करने के, उस हिसाब से लैंड ग्रैब करने के जो लॉज हैं उनके हिसाब से उनको पेमेंट कर दे. इट कंस्ट्रक्ट्स factory premises, make arrangements for water, electricity, railway lines on these estates and also provide security. तो ऐसी जगह पे जहाँ सरकार इंडस्ट्रियल एरियाज खोल रही है या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वहाँ पानी की फैसिलिटी और ये सारी फैसिलिटीज़, बिजली की, रेलवे लाइंस की, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की दे. देयर आफ्टर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आर सोल्ड एट फेयर प्राइस और रेंटेड आउट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो फिर क्या करें, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के बाद वहाँ पे जब ये स्मॉल एंटरप्राइजेस को वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह बेचेगी तो लोग हंस के खरीदेंगे. अब ये सारी फैसिलिटीज़ होएगी नहीं तो खरीदेगा कौन. नेक्स्ट है टैक्स कंसेशंस.
Government has levied many taxes on large scale industries but exempted fully or partially स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस या इंडस्ट्रीज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सरकार ने एक और काम किया इनको एनकरेज करने के लिए कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे तो बहुत टाइप के टैक्सेस हैं, मगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफ़ी टाइप की कंसेशंस दी हुई हैं। सच टैक्स एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस एनकरेज द एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप न्यू यूनिट्स ऑन स्मॉल स्केल। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफ़ी टैक्स एग्जम्पशंस हैं तो हर कोई फील करता है कि भाई हम सरकारी कोई छोटी मोटी कंपनी खोल लेते हैं तो सरकार के थ्रू हमें काफ़ी ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाएंगी, हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो सरकार ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं स्मॉल स्केल सेक्टर को। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। These industries have been given facilities to import raw materials from abroad। सरकार ने ऐसी फैसिलिटी दी है कि अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो सस्ते रेटों पे, ठीक है। सरकार ने टैक्स माफ़ किया हुआ है इनका। Trading corporations like state trading corporations and minerals and metal corporations etc. imported raw materials for small scale industries। तो ये जो ट्रेड कॉर्पोरेशंस हैं ये बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं फॉर the small scale industries। These industries are also given other facilities for importing raw material। तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए सरकार कई टाइप के टैक्स माफ करती है और कई टाइप की फैसिलिटीज देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग अप ऑफ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो सरकार है उसने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, उसके अंडर कई फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। कौन कौन सी? गवर्नमेंट हैज सेट अप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन in Maharashtra to improve the research and development activities to upgrade टेक्नोलॉजिकल लेवल अमंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में महाराष्ट्र में सरकारों ने क्या किया हुआ है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन खोला हुआ है ताकि विलेज लेवल पे रिसर्च कर सकें, विलेज लेवल पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकें, विलेज लेवल पे स्मॉल एंटरप्राइजेस को बता सकें कि क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन देयर एंटरप्राइजेस। तो वो अपनी कंपनियों में, छोटी छोटी कंपनियों में किस तरीके से मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके अपनी कॉस्टिंग कम करेंगे और एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, इसके बारे में भी बताया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।